Good morning to all of you. Today I am going to taking a lecture on cell cycle. So before going to the study of the cell cycle, we should know about what is a cell and why in a cell division take place. So cell cycle जो है वो आपका साइटोलॉजी का ही एक पार्ट है. So हम जानते हैं कि रॉबर्ट हुक जो थे उनको हम क्या बोलते हैं? रॉबर्ट हुक फादर ऑफ साइटोलॉजी बोलते हैं. स्वानसन को हम फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी बोलते हैं. रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक बुक पब्लिश की थी और उस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया. तो उन्होंने अपनी उस बुक में ये बताया था, जब उन्होंने एक कॉर्क के एक पीस को माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्हें कुछ हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखे और उस हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को उन्होंने क्या बोला? सेल बोला. ठीक है नहीं? जो क्योंकि जो कॉर्क होता है वो क्या होता है? एक डेड स्ट्रक्चर होता है. तो बेसिकली उन्होंने क्या देखा? एक डेड स्ट्रक्चर देखा. उन्होंने जो सेल देखी उन्होंने सुबेराइज सेल वॉल देखी थी. जो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखे थे वो क्या थे? सुबेराइज सेल वॉल थी. वैसे सेल जो होती है उसका मतलब होता है कंपार्टमेंटलाइजेशन या हॉलो स्पेस. सेल का मतलब होता है कंपार्टमेंटलाइजेशन या हॉलो स्पेस. ठीक है ना? तो रॉबर्ट हुक ने क्या देखा था? रॉबर्ट हुक ने सुबेराइज सेल वॉल देखी थी. सुबेराइज सेल वॉल मतलब कॉर्क के जो सेल वॉल होती है उसमें सुबेरिन नामक एक केमिकल होता है, वो डिपॉजिट होता है. सुबेरिन जो होता है वो पॉलीमर होता है फैटी एसिड्स का. तो ये तो थी रॉबर्ट हुक ने, जिन्होंने 1665 में अपनी बुक पब्लिश हुई बुक माइक्रोग्राफिया में सेल के बारे में बताया था. बट एक्चुअल में जो एंटोनी वॉन ल्यूनहॉफ हैं, एक साइंटिस्ट और हैं एंटोनी वॉन ल्यूनहॉफ. एंटोनी वॉन ल्यूनहॉफ उन्होंने क्या किया था? एट द सेम टाइम मतलब कि 17th सेंचुरी में 1676 में उन्होंने क्या किया था? एक फ्री सेल्स की डिस्कवरी की थी. तो ही डिस्कवर ए फ्री सेल in 1676 from the rain model of cell. मतलब कि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ अ डेड स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, उसके 10 साल के बाद एंटोनी वॉन ल्यूनहॉफ जो थे उन्होंने एक फ्री लिविंग सेल को देखा. उन्होंने उस फ्री लिविंग सेल को, जब बरसात का पानी आता है तो वो बरसात का पानी जब मिट्टी पे मिल जाता है यानी सॉइल में मिल जाता है, तो उनके उस सैंपल उन्होंने उस एक सैंपल को लिया और उन्होंने उसे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया. उस टाइम पे एंटोनी वॉन ल्यूनहॉफ के पास सबसे अच्छा माइक्रोस्कोप था. मतलब 17th सेंचुरी का सबसे अच्छा माइक्रोस्कोप एंटोनी वॉन ल्यूनहॉफ के पास था. तो उन्होंने देखा कि उसमें कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी सिंगल सेल स्ट्रक्चर उनको दिखे. उन सिंगल सेल स्ट्रक्चर को एंटोनी वॉन ल्यूनहॉफ ने एनिमलक्यूल्स कहा था. बट वो क्या थे? दैट इज जस्ट बैक्टीरिया. तो वो सिंगल सेल जो स्ट्रक्चर उन्होंने देखा वो थे बैक्टीरिया. ठीक है ना? तो मेरा मतलब सीधे सीधे आपको ये बताना है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें सिर्फ एक सिंगल सेल होती है उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. जो कि तो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैपेबल होते हैं बिकॉज दे हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. ठीक है ना? जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है होते हैं ना, कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, दे हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस.
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। और वो क्या करते हैं, दे परफॉर्म अ एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, परफॉर्म एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। तो कोई भी सेल जो होती है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, तो उसमें एक जो सेल होती है वो क्या कर सकती है, अपने लाइफ के इसेंशियल फंक्शन को परफॉर्म कर सकने की उसमें कैपेबिलिटी होती है। जैसे कि रिप्रोडक्शन करना, रिप्रोड्यूस करना, सेल रिप्रोड्यूस करती हैं, और सेल में फूड का कंजम्पशन होता है, फूड का वो प्रोडक्शन भी करती हैं, और फूड का स्टोरेज भी करती हैं। दीज आर द इसेंशियल फंक्शन ऑफ द सेल, ठीक है नी, जो कि लाइफ के लिए वो क्या होते हैं, इसेंशियल फंक्शन होते हैं लाइफ का, ठीक है नी। तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, इन दो कैरेक्टरिस्टिक पे क्या होते हैं, उनके पास ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। अगर किसी भी सेल का कोई भी जो स्ट्रक्चर है, अगर उसमें ये कैपेबिलिटी नहीं होती है तो वो लाइफ को इंश्योर नहीं करता, ठीक है नी। इफ एनीथिंग इज लेस देन, इफ anything is less than a complete structure of a cell, a complete structure of a cell does not ensure इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंट लिविंग बोल सकते हैं, ठीक है ना हम इसको। ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर जो एक वो सेल का वो स्ट्रक्चर जो कंप्लीट नहीं होता तो वो इंडिपेंडेंट लिविंग को शो नहीं कर सकता। तो एक यूनिसेल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें एक सिंगल सेल होती है, तो उनका भी एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, और वो लाइफ के हर किसी फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। अपनी लाइफ में होने वाली जितने भी उनके फंक्शन होते हैं, जैसे कि फूड का कंजम्पशन, प्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना हो या रिप्रोडक्शन करना हो बेसिकली, तो वो सारे काम वो सेल कर लेती है, ठीक है नी। तो इन्हीं से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है जो कि हम बचपन से पढ़ते हुए आते हैं कि ऑल दी सेल्स आर जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है वो क्या है, द सेल इज द फंक्शनल ऑफ, द सेल इज फंक्शनल, फंडामेंटल जो सेल होती है वो क्या होती है, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। आई थिंक सो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, और वो क्या करते हैं, अपने इसेंशियल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। इफ एनीथिंग इज लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डज नॉट एंश्योर अ इंडिपेंडेंट लिविंग, ठीक है नी। तो यहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आता है, तो जो निकल के आता है जो कि हम बचपन से पढ़ते हुए आते हैं कि जो सेल्स होती हैं वो क्या होते हैं, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, ठीक है नी। तो ये तो रही थी बात कि एक सेल क्या होती है। जो सेल होती है वो क्या होती है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की, ठीक है नी। तो
अब हम बात करेंगे व्हाई इन सेल डिवीजन टेक प्लेस, एक सेल में डिवीजन क्यों होता है, ठीक है ना। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाई इन सेल डिवीजन टेक प्लेस, ठीक है ना। तो इसके लिए दो थ्योरी आई थी, एक थी कर्न-प्लाज्म थ्योरी प्रपोज बाय हार्टविग द्वारा प्रपोज की गई थी कर्न-प्लाज्म थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अगर कोई भी सेल है उसके अगर कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स या न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो में डिस्टरबेंस आ जाता है तो सेल को क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी a cell divide due to the change, और हम बोल सकते हैं डिस्टरबेंस occur in कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स और न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। तो किसी भी सेल का अगर कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स में चेंज आएगा या न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक जो रेशियो होता है उसमें अगर चेंज आएगा तो सेल क्या करेगी, डिवाइड करेगी। अगर हम कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स को क्या ऐसे डिनोट करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सेल वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सेल माइनस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, तो हमें वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म मिल जाता है, ठीक है ना। तो किसी भी सेल का अगर में डिवीजन इसलिए होता है क्योंकि उसके न्यूक्लियो और साइटोप्लाज्मिक रेशियो में चेंजेस आ जाते हैं। अगर किसी भी सेल का साइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज करता है तो उसका कैरियोप्लाज्मिक यानी जो न्यूक्लियस का रेशियो है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर साइटोप्लाज्म डिक्रीज कर रहा है तो उसके कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, ठीक है ना। अगर हमारे पास एक सेल है, इफ यू हैव अ सेल, उसका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स हाई हो तो उसमें साइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या होगा, लेस होगा, ठीक है ना। सो इन दिस पर्टिकुलर सेल जिसमें कि कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स उसका हाई है कह रहे हैं, तो उसका न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म पे क्या होगा, कंट्रोल होगा एफिशिएंटली, वो एफिशिएंटली साइटोप्लाज्म पे कंट्रोल करेगी सेल। तो इस समय सेल का उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होगी, हाई होगी, ठीक है नी। तो हाँ, तो किसी भी सेल की वो सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होगी, हाई होगी, ठीक है ना। मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी सेल, ये कह सकते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं अगर इफ ये a cell have high कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स as compared to cytoplasm, तो so nucleus will control efficiently the activity of cytoplasm। तो हम कह सकते हैं कि सेल क्या होगी, मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी। सो
show that the cell is metabolically एक्टिव। ठीक है ना, तो सेल जो होगी वो मेटाबॉलिकली क्या होगी, एक्टिव फेज में होगी। ठीक है, अब इसी सेल में अगर ग्रोथ देखने को मिले हमें, तो अगर उस सेल मेटाबॉलिकली क्या होगी, बहुत सारी एक्टिव होगी। तो सेल क्या होगी, मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी, और सेल क्या करेगा, सेल अपने न्यूक्लियस के कंटेंट को रिड्यूस करने के लिए डिवाइड करेगी। ठीक है ना, तो सेल डिवाइड टू रिड्यूस इट्स डीएनए कंटेंट। तो जब उसके न्यूक्लियस के रेशियो में अगर इंक्रीज होगा, तो उसके अंदर जो डीएनए होता है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो वो सेल मेटाबॉलिकली एक तो एक्टिव है, फिर उसमें डीएनए का कंटेंट ज़्यादा हो रहा है, तो सेल को अब क्या करना पड़ेगा, अपने डीएनए के कंटेंट को रिड्यूस करने के लिए सेल को डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हमारे पास एक सेल है जिसका साइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या है, हाई है एज कंपेयर टू न्यूक्लियोप्लाज्म। तो उसके साइटोप्लाज्म पे न्यूक्लियस का कंट्रोल नहीं होगा एफिशिएंटली। द न्यूक्लियस इज अनएबल टू कंट्रोल द न्यूक्लियस इज अनएबल टू कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ cytoplasm. So that's why a cell goes for the division to attain the metabolically control of nucleus। ठीक है नी, so cell क्या होगी, cell will goes for division to attain the metabolically control of न्यूक्लियस। ठीक है, अगर हमारे पास सपोज किया ये सेल थी, ठीक है ना, इसने ग्रो किया और इसने अपने साइटोप्लाज्म को इंक्रीज किया। अब इस साइटोप्लाज्म पे न्यूक्लियस का कंट्रोल नहीं रहेगा, तो न्यूक्लियस के कंट्रोल को बनाए रखने के लिए इस सेल को अपने साइटोप्लाज्म का जो रेशियो है उसको डिवाइड करना पड़ेगा, यानी सेल को डिवाइड करना पड़ेगा कि उस पर न्यूक्लियस का कंट्रोल बना रहे, यानी न्यूक्लियस मेटाबॉलिकली उसके साइटोप्लाज्म पे कंट्रोल कर सके। ठीक है नी, सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द सेल साइकिल। सो दिस इज आई विल डिस्कस द ओवरव्यू ऑफ द सेल साइकिल, नॉट इन हाउ कि मैं आई विल डिस्कस द ओवरव्यू ऑफ सेल साइकिल। मैं पूरी सेल साइकिल को एक लेक्चर में नहीं डिफाइन कर सकता हूँ, तो देखते हैं। So now we will discuss the overview of the cell cycle.
सो इसमें दो साइंटिस्ट थे, हावर्ड एंड पैरिक। तो इन्होंने सेल साइकिल के अंदर हमें 4 स्टेज बताई थी, G1, S फेज, G2 फेज और M फेज के बारे में, ठीक है ना। M फेज के बारे में, G1, S और G2 फेज को तो हम बोलते हैं इंटरफेज, और M फेज को बोलते हैं माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज। अब ये माइटोटिक फेज और इंटरफेज भला है क्या? देखो, जब कोई सेल ग्रो करती है, एक ये सेल थी, इसने ग्रो किया, ठीक है नहीं, तो ये इसने अपने न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो को इंक्रीज किया। अब ये सेल क्या करेगी, अपने कंटेंट को रिड्यूस करने के लिए इस डिवाइड करेगी। तो जब कोई सेल डिवाइड करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उस फेज को हम बोलते हैं माइटोटिक फेज, ठीक है नहीं। अब ये जो फर्दर जो ये सेल डिवाइड हुई हैं, ये सेल फर्दर ग्रो करेंगी, ठीक है नहीं, ग्रो करेंगे, ठीक है, और फिर डिवाइड करेंगे, ठीक है नहीं। तो एक सेल जब ग्रो करती है, फिर डिवाइड करती है, फिर ग्रो करती है, फिर डिवाइड करती है, तो इसके बीच में ये एक माइटोटिक फेज था। माइटोटिक फेज का मतलब होता है, माइटोटिक फेज रिप्रेजेंट द डिवाइडेशन ऑफ सेल। तो एक सेल यहाँ पे डिवाइड कर रही है, फिर वही सेल दोबारा डिवाइड कर रही है, तो इसके बीच में जो टाइम गैप होता है उसको हम इंटरफेज कहते हैं। मतलब इंटरफेज जो हो गया, इंटरफेज रिप्रेजेंट द interval of two mitotic phase, two successive mitotic phase, ठीक है, माइटोटिक फेज। और जो माइटोटिक फेज होता है वो तो डिवाइडेड, माइटोटिक फेज हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, वो क्या करता है, सेल का डिवाइडेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है नहीं। और जब कोई सेल, जब दो बार सेल डिवाइड करती है तो उसके बीच में एक इंटरवल होता है, यानी मतलब एक टाइम फेज होता है जिसे हम बोलते हैं इंटरफेज। इसमें सेल अपने आप को ग्रो करती है, अपने सेलुलर कंपोनेंट्स को का प्रोडक्शन करती है, यानी सेल अपने आप के अपने सेल ऑर्गन्स को, सेल कंटेंट को डबल करती है, उसके अपने डीएनए को डबल करती है, ठीक है नहीं, डीएनए के अमाउंट को डबल करती है, ठीक है। तब जाके फिर वो सेल क्या करती है, डिवाइड करती है, ठीक है। तो ये तो रही बात इंटरफेज और माइटोटिक फेज, ठीक है। तो सेल साइकिल के अंदर हमें दो फेज देखने को मिलती हैं, एक होती है इंटरफेज, और दूसरी आती है हमारी माइटोटिक फेज, ठीक है ना। माइटोटिक फेज को हम बोलते हैं डिवीजन फेज, क्योंकि इसमें सेल क्या करती है, अपने आप को डिवाइड करती है। तो इंटरफेज होती है, उसे हम बोलते हैं ग्रोथ फेज। इसमें सेल अपने आप को ग्रोथ करती है। जब एक माइटोसिस होती है, माइटोसिस होती है, मियोसिस होती है, तो उसके बाद क्या करती है, सेल नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं, फिर वो ग्रो करती हैं, फिर माइटोसिस होती है। तो इसके बीच में जो ये टाइम गैप होता है, इसको हम बोलते हैं ग्रोथ फेज, ठीक है नहीं, जिसमें सेल अपने आप को क्या करती है, ग्रो करती है, अपने कंटेंट को बढ़ाती है, यानी अपने साइटोप्लाज्मिक रेशियो को इंक्रीज करती है, ठीक है। तो ग्रोथ फेज के अंदर हमें 3 फेज और दिखाई देते हैं, जिसे हम बोलते हैं G1 फेज, S फेज और G2 फेज। G1 फेज को हम गैप 1 फेज बोलते हैं, प्री डीएनए सिंथेसिस फेज बोलते हैं, S फेज को हम
सिंथेटिक फेज बोलते हैं या डीएनए रेप्लिकेशन फेज बोलते हैं। V2 फेज को हम पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज बोलते हैं या G2 फेज बोलते हैं, गैप 2 फेज बोलते हैं, ठीक है नी। फिर आती है माइटोसिस, माइटोटिक फेज में पहले आपको कैरियोकाइनेसिस देखने को मिलता है, कैरियोकाइनेसिस में देखने को मिलता है और साइटोकाइनेसिस देखने को मिलता है, ठीक है नी। साइटोकाइनेसिस देखने को मिलता है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब स्प्लिटिंग। तो न्यूक्लियस जब डिवाइड करता है तो उसे हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, और जब साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है तो उसे हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। जब दोनों होती हैं तभी तो कोई सेल डिवाइड कर रही होती है। तो ये प्रोसेस जो होती हैं एक साथ चलने वाली प्रोसेस हैं। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस साइमल्टेनियसली होती हैं। ये क्या होने वाले हैं, साइमल्टेनियसली होती हैं, ठीक है ना, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस हमें दो तरीके से देखने को मिलता है, माइटोसिस होता है और मियोसिस होता है। माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस है? माइटोसिस जो होता है उसमें जो क्रोमोसोम नंबर हैं 2n क्रोमोसोम नंबर हैं, यानी डिप्लॉइड सेल और क्रोमोसोम नंबर हैं, जब सेल डिवाइड करेगी तो उसके डॉटर सेल में भी क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम रहेंगे। या हैप्लॉइड सेल है तो अगर वो डिवाइड कर रही है तो उसमें भी क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। लेकिन मियोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे भी कोई अगर डिप्लॉइड सेल डिवाइड करती है तो हैप्लॉइड सेल में उसका जो डॉटर सेल होंगे वो हैप्लॉइड सेल होंगे, उसमें क्रोमोसोम नंबर हमेशा हाफ हो जाते हैं, इसलिए हम इसे रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। और जिसमें क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम रहते हैं वो माइटोसिस होती है, जो कि सोमैटिक सेल्स में होती है, मतलब हमारी बॉडी में होती है। ये जो मियोसिस होती है ये कहाँ पे होती है, जर्म सेल में होती है, यानी गोनाड्स में होती है, ठीक है नी। तो माइटोसिस जो होती है वो सोमैटिक सेल्स में होती है, तो इसमें जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स बनती हैं और इसमें जो डॉटर सेल होती है वो पेरेंट सेल के इक्वल होती है, तो इसे इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम रहते हैं और बनने वाली जो डॉटर सेल्स हैं उनमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो पेरेंट सेल की तरह होते हैं, ठीक है। तो फिर आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस दो तरीके से होता है, प्लांट्स में सेल प्लेट्स मेथड से होता है और एनिमल्स में सेल फरो मेथड से होता है। तो ये प्लांट्स में होता है और ये एनिमल में होता है, एनिमल्स में होता है, यानी ह्यूमंस बॉडी में होता है, यानी मेमेलियन में होता है। जिनमें भी सेल मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे सेल फरो मेथड द्वारा होता है, जहाँ पे सेल वॉल होती है वहाँ पे प्लांट्स या सेल वॉल प्लांट्स में होती है, तो उसमें साइटोकाइनेसिस सेल प्लेट की तरह होती है, सेलुलोज डिपॉजिट होता है सेल के बीच में, तो फिर वो सेल प्लेट फॉर्मेशन होती है। सेल फरो में सेंट्रीपिटल की ओर फरो, सेल में फरो बनते हैं साइटोप्लाज्म में, तो फिर वो क्या करती है, फिर सेल का डिवाइड, सेल के साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, ठीक है नी। ये सारी प्रोसेस हैं। माइटोसिस के अंदर जो चलने वाली फेजेस हैं वो प्रोफेज है, मेटाफेज है, फिर एनाफेज आती है, फिर टीलोफेज आती है, हम उसे भी डिस्कस करेंगे। और जो मियोसिस के अंदर आने वाली फेजेस हैं वो मियोसिस जो होता है, क्योंकि एक डिप्लॉइड सेल से हमें 4 हैप्लॉइड सेल देखने को मिलेंगी, ठीक है नी, 4 हैप्लॉइड सेल देखने को मिलती हैं मियोसिस में। तो मैं आपको कंफ्यूज करना नहीं चाहता हूँ। एक बार जब मियोसिस होगा 2n से, ठीक है नी, एक बार जब मियोसिस होता है तो 2 आइडेंटिकल सेल बनेंगी, फिर इन दो सेल्स बनेंगी एक सेल से, ठीक है। मियोसिस में जब होता है, मियोसिस फर्स्ट होता है जब, तो उसमें से एक सेल से 2 सेल बनती हैं, फिर इन दूसरे सेल में फिर मियोसिस सेकेंड होती है,
तो हमें 4 सेल देखने को मिलती हैं जो कि आइडेंटिकली डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं, ठीक है ना। तो इनमें क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, रिड्यूस होते रहता है, तो इसे हम रिडक्शनल डिवीजन का बोलते हैं। हम इसे डिस्कस करेंगे जब हम माइटोटिक फेज को पढ़ेंगे, तो उसमें जब हम माइटोसिस मियोसिस को देखेंगे तो हम इन सब चीज़ों को देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इंटरफेज यानी ग्रोथ फेज के बारे में डिस्कस करूँगा। G1 फेज, S फेज और G2 फेज में कैसे सेल अपने आप को ग्रो करती है, क्या ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो सेल को, अगर सेल उन प्रोटीन्स को क्रॉस नहीं कर पाती तो सेल कैपेबल नहीं होती कि वो आगे को डिवीज़न में भाग ले सके, तो पार्टिसिपेट कर सके। तो ऐसे क्रिटिकल प्रोटीन्स हमें देखने को मिलते हैं। तो सभी चीज़ें हम बताएंगे कि सिंथेटिक फेज में डीएनए अपने आप को कैसे रेप्लिकेट करता है, ठीक है नहीं, कैसे हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। G2 फेज में, जब G2 फेज में पहुंच जाती है सेल, जिसे हम पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज बोलते हैं, वहाँ पे सेल अपने आप को चेक करती है कि मैं कितनी कैपेबल हूँ कि माइटोटिक की डिवीज़न कर सकूँ। तो इन सारी बातों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।